हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो सेशन में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। तो आपसे अभी तक 2025 से लेकर अभी तक के जितने भी वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन है वो इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उनकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करी हुई हैं, तो सारी चीजें एक ही जगह पर हैं। और ये तो आपका वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन हो गया। जो डेली करंट अफेयर के हमारे आपको जो क्विजेज होते हैं वो भी मेरे एप्लीकेशन पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर ड्रॉप करके जाएं। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। सवाल पूछता है, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर है। कौन सी जल विद्युत परियोजना? कमला जल विद्युत परियोजना। ध्यान से सुनिएगा, आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। तो ये जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, इसको रिसेंटली जो पीआईबी है, व्हाट इज दिस पीआईबी? ये है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये आपसे इस सवाल का आंसर मैंने बताया। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कैपेसिटी है वो भी पूछी जा सकती है, क्योंकि किस आप कैपेसिटी बेस्ड जो सवाल है वो भी पूछे जाते रहते हैं। तो 1720 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है और टोटल कॉस्ट लगभग 26,000 करोड़ रुपए इसमें लग रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई बहुत बड़ा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अगली चीज आप लोगों से पूछी जाएगी कि बताइए कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड कमला हाइड्रो पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो वो कमला नदी के ऊपर ही है। लेकिन मैं ये सवाल जरूर आपसे एक और स्टैटिक रूप में पूछ सकता हूं कि ये जो आपकी कमला नदी है, बताइए कि ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, यानी कि कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आपने सुबनसिरी रिवर के बारे में सुना है भाई? सुबनसिरी रिवर, ये इस सुबनसिरी रिवर की सहायक नदी है कमला रिवर, जिसके ऊपर ये कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे। अब ये तो रहा कि आखिरकार ये जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये चर्चा में था, पीआईबी ने इसका जो अप्रूवल है वो दे दिया है। बट इसके अलावा ऐसी बातों से संबंधित ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक और एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। जैसे कि कल को ये हो सकता है आपसे पूछ लें कि हाल ही में पीआईबी के द्वारा अप्रूव्ड कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, वो किस प्रकार का डैम है? तो ये है स्टोरेज बेस्ड डैम कैटेगरी के अंदर आप इसको याद रखिएगा। लगभग 216 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम के रूप में इसको बनाया जाएगा। अंडरग्राउंड एक पावर हाउस प्रोवाइड कराया जाएगा और हर साल लगभग 7,000 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी को भी जनरेट करने का काम करेगा। इसके अलावा जैसे कि बाढ़ वगैरह आती हैं, तो उस बाढ़ को मॉडरेट करने में भी हेल्प करेगा। जैसे आपका ब्रह्मपुत्र वैली में आपको ये बाढ़ वगैरह नजर आती हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात चल रही है, तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ डैम से रिलेटेड। कल को अगर आपके एग्जाम में आपको ये मिले कि बताइए कि हाइड्रो पावर हब ऑफ इंडिया कौन है? हाइड्रो पावर हब ऑफ इंडिया, तो आप इसमें किसका आंसर करेंगे? आप इसमें अरुणाचल प्रदेश को ही आंसर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इसी राज्य के अंदर नजर आएगा। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन मार्क करना है। चलिए भी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, द विमर ट्रायंगल इज अ पॉलिटिकल ग्रुपिंग ऑफ विच थ्री कंट्रीज, यानी कि विमर त्रिकोण किन तीन देशों का एक राजनीतिक समूह है? अब होता है क्या है ना, जियो पॉलिटिक्स के अंदर बाकी के जो आपके इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स होती है वो अगर चर्चा में रहते हैं तो वो भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो टर्म है वीमर ट्रायंगल, ये एक रीजनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है जिसमें आपको फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ये नजर आएंगे। तो हुआ क्या, जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिसेंटली इंडिया का पहला एंगेजमेंट किया है आपकी इसी विमर ट्रायंगल ग्रुपिंग के साथ, इसीलिए ये आपका न्यूज में है, ठीक है। अब ये विमर ट्रायंगल आपका चर्चा में है क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसके साथ अभी किसी इन्वॉल्वमेंट में थे। तो आपसे इसके रिलेटेड कुछ स्टैटिक बातें पूछी जा सकती हैं कि ये जो ग्रुपिंग है इसको कब फॉर्म करा गया,
तो ये आप याद रखिएगा 29 अगस्त ऑफ 1991 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई। कहां पर? जर्मनी के वीमर के अंदर। ठीक है। उद्देश्य इसका यही है कि भाई जर्मनी और पोलैंड जो है उनको रिकॉन्सिलिएशन में फ्रांस का एक्सपीरियंस यूज करा जाए। तो ये जो ग्रुपिंग है इससे बेस्ड आपको सवाल आपके एग्जाम में नजर आते हैं। जो भी पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं या फिर जो भी कोऑपरेशन होता है उनको मजबूत करता है। यूरोप की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काफी बड़े बड़े देश हैं ये। ठीक है। तो अगर वीमर ट्रायंगल का कल को आपसे कहीं पर भी डिस्कशन हो तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर आपको फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का नाम याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट है डीजीएमएस यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी कि खान सुरक्षा महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार के सवाल मेरे हर वीकली करंट अफेयर के अंदर आपको नजर आते होंगे। तो ये जो डीजीएमएस है इन्होंने रिसेंटली अपना 125वां 125th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। कहां पर? धनबाद, झारखंड के अंदर। इसीलिए आपका ये चर्चा में है। तो ये जो डीजीएमएस है ना, ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये जो डीजीएमएस है यानी कि जिसको आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी कह रहे हैं, इसका जो रोल है, ये काम क्या करता है? तो माइंस में काम करने वाले जो वर्कर्स है ना उनकी सेफ्टी पर ध्यान देता है, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है, उनके वेलफेयर को लेकर अलग अलग तरीके की स्कीम्स निकालने का काम करता है। तो ये इंश्योर करता है ये सारी की सारी चीजों को। अब कल को अगर ये आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लें तो धनबाद, झारखंड के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टरेट जो या फिर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी होते हैं ये इसके हेड होते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन टू रिजुविनेट द बरक रिवर वाटरशेड इन मणिपुर। मणिपुर में बराक नदी जलग्रहण क्षेत्र के पुनर्जीवन हेतु सेनापति वन प्रभाग द्वारा शुरू करी गई नई पहल का नाम क्या है? अब जरा इस सवाल को आंसर करने से पहले मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ही ना आपसे इन्होंने कुछ बातें कही हैं। सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है जिसका नाम अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये किसके ऊपर आधारित है? मणिपुर के अंदर एक वाटर शेड है बरक रिवर का, उसको रिजुविनेट करने पर आधारित है। तो ये कल को ये भी पूछ सकते हैं कि भाई एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। वो बताइए मणिपुर की कौन से रिवर के वाटर शेड को रिजुविनेट करने के लिए लाया जा रहा है। तो बातें वही हैं बट आपको उनके मल्टी डायरेक्शनल वेज पता होने चाहिए कि इसमें से किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। ओके। तो ये जो सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन है ना विच इज बेस्ड इन मणिपुर, इन्होंने इस बरक रिवर वाटरशेड को रीजुविनेट बनाने के लिए अपना ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है, इसको स्टार्ट किया है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है मणिपुर के अंदर। वहां पर एक गांव है सारा नमाई करके एक गांव है, वहां पर ये एक्सरसाइज करी जा रही है। अब अब आप पूछोगे कि ये जो PRA यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है इसका मतलब क्या होता है? तो PRA के अंदर ना जो लोकल कम्युनिटी होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्स की मैपिंग करनी है इसमें कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी। जो लैंड यूज की मैपिंग है, जो वेल्थ रैंकिंग है, जो स्वॉट एनालिसिस है, टाइमलाइन एनालिसिस है, इन सभी में ये अपना योगदान देता है। ओके। तो याद रखेंगे ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भाई वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वेरा सी रूबिन वेधशाला जो हाल ही में समाचारों में थी, किस देश के अंदर ये लोकेटेड है? अब आप पूछोगे कि जी क्या हो गया? तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने ना एक फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्टेरॉइड को डिस्कवर करा है कुछ इमेजेस का यूज करके, और वो जो इमेजेस ली गई हैं वो इसी ऑब्जर्वेटरी से ली गई हैं। तो ये जो फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्टेरॉइड को डिस्कवर करा है ना इसका नाम भी इन्होंने दिया है क्या? 2025 MN45। ये नाम भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड वाले सवालों में ये बात आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो
वेधशाला ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है चिली में। ओके, और स्पेसिफिकली चिलियन एंडीज के अंदर आपका ये लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट बातें यही है कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड पर स्टैब्लिश करी गई है। एक बड़े एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, वेरासी रूबिन, उनके नाम पर इस वेधशाला को नाम दिया गया है। ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रतापानी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो रतापानी टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन ये हमसे पूछ रहे हैं, तो आखिरकार चर्चा में क्यों है? तो ये जो रतापानी टाइगर रिजर्व है ना, रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इस रिजर्व का नाम ना अब कर दिया जाएगा पद्मश्री अवॉर्डी आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकर के नाम पर। तो इसलिए आपका चर्चा अपने आपका है। अगर आपसे कभी भी कोई भी रिनेमिंग बेस्ड किसी राज्य के अंदर काम होता है, तो हमसे वो सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये रतापानी टाइगर रिजर्व जो है, इसकी लोकेशन कहाँ पर रहेगी? आपका मध्य प्रदेश के अंदर रहेगी। चर्चा में इसलिए था क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि इनका नाम एक वहां पर पद्मश्री अवॉर्डी आर्कियोलॉजिस्ट है, विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर, इनके नाम पर रखा जाएगा। तो ये बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। तो ये मध्य प्रदेश इसकी लोकेशन हो गई। विंध्य रेंज के अंदर आपका ये टाइगर रिजर्व पड़ता है, तो याद रखेंगे इसमें। आ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रतपानी है, ये कौन सी नदी के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आता है? तो नर्मदा नदी के नॉर्थन साइड में ये आपका टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। कोलार रिवर की भी वेस्टर्न बाउंड्री इस टाइगर रिजर्व पर बनती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से यहीं पर पूछता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व का यहाँ पर जिक्र हुआ। बताइए कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, इसको आंसर करेंगे आप आंसर करेंगे मध्य प्रदेश को, क्योंकि मैक्सिमम टाइगर रिजर्व आपको यहीं पर लोकेटेड नजर आते हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एनआईडीएमएस। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? हुआ क्या? नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर ने हाल ही में लॉन्च किया, लेकिन डेवलप किसके द्वारा कराया गया? ये एनएसजी के द्वारा करा गया, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इसको डेवलप करा गया। और ये जो सिस्टम है ना, ये डेवलप हुआ है नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ही पार्ट है। पर्पस इसका यही है कि जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होती हैं, उनसे इनका संबंध रहेगा कि उनका कलेक्शन डेटा का रखा जाए, उनके उस डेटा का एनालिसिस किया जाए, जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अभी काम कैसे करेगा आपका नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम? ये दो वे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर एनआईए, एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स, वो सब इसको यूज करता है। तो ये हमारे लिए याद रखना है। अब जिसने लॉन्च किया है वो इसका डेवलपर नहीं है। लॉन्च अभी मैंने आपको बताया किसने किया था, होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने, लेकिन इसको डेवलप किसने किया है? एनएसजी ने। ये वाली बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है लैप्टोब्रैशियम सोमानी एंड लैप्टोब्रैशियम मैचूका रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि ये कौन से स्पीशीज से आपके संबंधित हैं? हमारी हर क्लास के अंदर बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड अगर कोई भी इवेंट बनता है तो उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो ये दोनों एक न्यूली फ्रॉग की डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं। तो यहाँ पर फ्रॉग की स्पीशी को लेकर आपको इनको याद रख सकते हैं। तो इन्हें डिस्कवर करा गया है। जो फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया है, कौन है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। किसी को आइडिया किसको फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? एस डी बीजू को। ये याद रख लीजिएगा, ये चर्चित नाम है भाई। इनकी टीम ने अरुणाचल प्रदेश के जो रिमोट माउंटेन्स रीजन है वहां पर इन मेंढक की दो प्रजातियों को डिस्कवर कराए, तो इसलिए हमसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया। भारत भर के डिजिटल क्रिएटर्स को सशक्त बनाने हेतु क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? चर्चा में क्यों है? तो ये प्लेटफॉर्म है, पहले तो इसका नाम याद रखना है, क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म।
इसको प्रसार भारती ने लॉन्च किया है, स्पेसिफिकली डीडी न्यूज पर। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी डिजिटल क्रिएटर्स है ना, उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए। और इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है आपके क्रिएटर्स कॉर्नर का, कि इंडिपेंडेंट डिजिटल क्रिएटर्स का कंटेंट सामने लाया जा सके, जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको प्रमोट करा जा सके, टीवी और डिजिटल जो कोलैबोरेशन है वो लाया जा सके। अब इसके अंदर न्यूज, करंट अफेयर्स, कल्चर, ट्रैवल, कुजीन बहुत सारी आएंगी, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, सब चीजों पर आपको कंटेंट नजर आएगा। तो प्रसार भारती का ये इनिशिएटिव है भाई, क्रिएटर कॉर्नर इसका नाम है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक ये आपका काम करा जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, यानी कि डीएलटी, डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है, चर्चा में क्यों है? ये जो आपका इनिशिएटिव है, पहली चीज इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया होगा, ये आपको सुनकर ही पता चल रहा होगा। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ना, ये लॉन्च हुआ है कहां पर? गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी के अंदर इसको लॉन्च करा गया है, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर। उद्देश्य इसका यही है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, उसमें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ लाई जा सके। 100 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट को ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस बनाने का इसका इनका ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसी चीजें हमसे पूछी जाती रहती है कि भाई ये कोई नई चीज, नया इनिशिएटिव किसी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक टर्म यहां पर आपको दी गई है, चारोफाइट। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज चारोफाइट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, बताइए कि क्या है जिसको हाल ही में समाचारों में देखा गया। तो हुआ क्या ना, ये जो चेरोफाइट है एक्चुअली एक टाइप का ये ग्रीन एल्गे है, जो फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर पाया जाता है। और रिसेंटली ये न्यूज में आया क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी है ना, उनके 27 टेस्ट लेक्स में इनकी जो अबंडेंस है वो इंक्रीज हुई है। अब आप पूछोगे कि इंक्रीज होगी तो हम क्या करें, तो इनकी ना साइंटिफिक और स्टैटिक इंपॉर्टेंस होती है कि ये जो आपके चेरोफाइट्स होते हैं ना, वो फॉसिल्स सीरोनम पीरियड से आपका संबंधित है। वो पीरियड जो कि लगभग 450 मिलियन साल पहले था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गे के रूप में आप इसको याद रख लीजिएगा, एटलीस्ट इतना, ठीक है। मतलब क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स जो कि लैंड प्लांट के होते हैं, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट है, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, एक पक्षी अभ्यारण्य के बारे में इन्होंने यहां पर पूछा है, नेलापट्टू उसका नाम है। हुआ क्या, रिसेंटली एक फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो फेस्टिवल की वजह से इस नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी को न्यूज में देखा गया। और ये जो सेंचुरी है वो आपकी कहां पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक लेक इसके पास पड़ती है, वो लेक कौन सी है भाई? पुलिकट लेक। उसके पास में ये बर्ड सेंचुरी आपको नजर आएगी, पुलिकट लेक, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, ठीक है। ये भी लिख देता हूं चलो यहाँ पर, इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, पुलिकट लेक। ये भी अगर कल को पूछ लें वो, तो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन होते हैं उसका ये एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग सेंटर है, साइट है। तो इस तरीके की बातें हमसे पूछ ली जाती रहती है, ठीक है। पुलिकट लेक आपका कहाँ पर पड़ता है? आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के अंदर ही आपका पड़ेगा। फिलहाल इन्होंने नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी की बात करी, वहां पर फ्लैमिंगो फेस्टिवल को लेकर वो आपका चर्चा में था, तो हमें उसके लिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? अब चर्चा में क्यों है, क्या हो गया? तो ये जो योजना है एक केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि ऑपरेट करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। पहले तो ये आपको क्लियरिटी यहां पर रखनी है। अब रिसेंटली क्या हुआ, जो यूनियन मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने प्रपोज किया कि 3 जो इनकी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ मर्ज करा जाए, इसलिए चर्चा में है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसा करने का,
कि जो कृषि है उस कृषि की ग्रोथ को स्पीड देना, फार्मर्स की इनकम को इंप्रूव करना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी करना, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उसको कम करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके अंदर इस आपकी योजना के अंदर तीन मैंने आपको बताया कि जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उनको लॉन्च आई मीन मर्ज करने की बात चल रही है। इस पर अप्रूवल आया तो हमसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट है जी, हिमाचल प्रदेश में बोड़ा फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो पहले तो ये फेस्टिवल का नाम याद रख लीजिएगा आप, बोड़ा त्योहार। कौन से राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। ये वाली बातें आपको इसी सवाल के अंदर इन्होंने दे दी है। फिर इन्होंने पूछा है कि कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब मना रही है। तो ये जो बोड़ा त्योहार है ना, ये हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, हटी ट्राइब। उनका बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल है। और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ट्रेडिशनल तरीके के साथ इसको स्टार्ट करा गया है, इसलिए आपका ये चर्चा में है। तो ये हत्ती ट्राइब या फिर हत्ती जनजाति आप इसमें याद रखेंगे यार। ठीक है, लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि कहाँ पर इसको मनाया गया। और ये जो आपकी ट्राइब है ये उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी आपको नजर आएगी और हिमाचल प्रदेश में भी नजर आएगी। यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है ना आपकी, गिरी और टॉन्स रिवर बेसिन, ये मोस्टली वहां पर आपकी लोकेटेड है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ता है। What is the name of the Pan Army digital platform launched by the Indian Army in January 2026 to modernize logistic management? जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु लॉन्च किए गए पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है भाई? अब इसका नाम जो भी है, सवाल को देखकर और सुनकर आपको क्लियर हो गया होगा कि जी इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी 2026 में इंडियन आर्मी ने एक पैन आर्मी डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है DIME। DIME स्टैंड्स फॉर डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसको इन्होंने लॉन्च किया है। तो कल को अगर ये पूछें कि भाई DIME किसके द्वारा डेवलप करा गया, इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप करा गया है। और एक इंस्टीट्यूट भी है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उनके द्वारा भी इसको डेवलप करा गया है। इंपॉर्टेंट विशेषताएं इसकी यही है कि नियर रियल टाइम विजिबिलिटी लॉजिस्टिक आइटम्स की ये देता है। यूनिट लेवल से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर तक ये आपका ट्रैकिंग करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है DIME, जो कि एंड टू एंड डिजिटल लॉजिस्टिक बैकबोन है इंडियन आर्मी की। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। भद्रकाली इंस्क्रिप्शन that was recently seen in news recorded the information about which temple? भद्रकाली अभिलेख जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंदिर से संबंधित जानकारी दर्ज करता है? ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल है जी आपका। तो भद्रकाली इंस्क्रिप्शन है ना, एक इंपॉर्टेंट 12th सेंचुरी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो कि सोमनाथ टेम्पल विच इज इन गुजरात, इसकी हिस्ट्री, इसके डेवलपमेंट और इसको जो रॉयल संरक्षण प्राप्त हुआ था उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये इंस्क्रिप्शन गुजरात के अंदर प्रभास पतन में भद्रकाली टेम्पल की वॉल के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, लगभग 1169 सी के अंदर इसको कार्व करा गया, वल्लभी संभवत के अंदर इसको काउंट करा जाता है। तो मोस्टली इस इंस्क्रिप्शन में जो सोमनाथ टेम्पल है ना उसके 4 युगों का एक रिकंस्ट्रक्शन जो हिस्ट्री है वो दिया गया है कि सतयुग के अंदर गोल्ड टेम्पल हुआ करता था सोम के द्वारा, चंद्र के द्वारा। त्रेता युग में सिल्वर टेम्पल रावण के द्वारा हुआ करता था। द्वापर युग के अंदर ये एक लकड़ी का टेम्पल हुआ करता था श्री कृष्ण का। और कल युग के अंदर ये एक स्टोन टेम्पल है जिसको किंग भीमदेव सोलंकी के द्वारा बनवाया गया। तो ये बातें इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये जो सारी डिटेलिंग है ना वो आप PDF में जरूर देख लीजिएगा। ओके, सोमनाथ के बारे में आपको पता है एक इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है, रिपीटेड रिकंस्ट्रक्शन इसका हुआ है, तो इस पर आपकी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है जी, MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? MPATGM हथियार प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित करी गई है? अब ये जितने भी प्रणालियां जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड होती है उसमें मोस्टली आपको DRDO ही इन्वॉल्व नजर आता है। तो यहाँ पर DRDO और इंडियन आर्मी, इन्होंने इस MPATGM विच इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सक्सेसफुली इसका ट्रायल कंडक्ट करा।
तो ये जो वेपन सिस्टम है ये फुली स्वदेशी है। डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और इसको डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप करा गया है। इसमें मिसाइल कंपोनेंट है, इसके अंदर लॉन्चर कंपोनेंट इंक्लूडेड है, जो टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है वो है, इसके अंदर फायर कंट्रोल यूनिट डाली गई है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर आप डीआरडीओ को आंसर करेंगे। नेक्स्ट है दी आईसीई गेट is the National Electronic Portal of which organization? ICE Gate, which stands for Indian Customs Electronic Gateway, ये किस संगठन का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है? नाम से ही पता चल रहा है यार आपको। हम इसमें सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को आंसर कर देंगे। तो इंडियन कस्टम्स का एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो कि ऑपरेट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या, ये जो आईसीई गेट है और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका इनॉग्रेशन हुआ है आपके त्रिपुरा के अंदर। लगभग 2007 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, ये चर्चा में क्यों है। तो जितने भी ट्रेडर्स और कार्गो कैरियर्स होते हैं ना, उनके लिए ये ई फाइलिंग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी बीएनपी यानी कि बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क की लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो हुआ क्या, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी ने रिकमेंड किया है कि इस बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वो वापस 2016 के ओरिजिनल एक्सटेंट तक रिस्टोर किया जाए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी एटलीस्ट लोकेशन पता कर लें। तो बीएनपी इज लोकेटेड इन कर्नाटका। चर्चा में क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बैंगलोर के पास में आपका पड़ता है। तो इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर है ये, जिसको 2006 के अंदर ओपन करा गया था। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट धारा होकर निकलती है, स्वर्णमुखी धारा, इसी से आपका होकर गुजरती है। तो ये याद रखना, ये वाली बात आपसे पूछी जा सकती है। चर्चा में था, एक कमेटी की रिपोर्ट में इस पर चर्चा हुई, तो ये हमसे एटलीस्ट लोकेशन पूछ सकता है। NESL, which stands for the National Environmental Standard Laboratory, has been established by which organization? NESL राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला किस संगठन द्वारा स्थापित की गई है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। तो हुआ क्या, इसको स्टैब्लिश किसने किया है, इसकी लोकेशन क्या है, ये वाली बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसमें आपको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाला जो ऑप्शन है इसको ही याद रखना है। और स्टैब्लिश कहां पर किया गया है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आप पूछोगे कि जी इसका पर्पस क्या है, तो जो भी एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी टेस्टिंग और उनका रिकैलिब्रेशन करना इसका पर्पस है। जो भी इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग सेंसर्स को वैलिडेट करना। जो एनसीएपी यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको रिलायबल डेटा सपोर्ट देना, ये इसका काम है। अब इसके कई सारे लोगों को उसके बेनिफिट मिलेंगे, जो इंडस्ट्रीज है, जो इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उसको इन चीजों के फायदे होंगे। ये सारी चीजें, ये डेटा वगैरह सब लोगों को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है जंस्कर रिवर that was recently seen in news is a tributary of which major river system। मैं जस्कर नदी की बात कर रहा हूं, जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई कि इस प्रमुख नदी तंत्र की सहायक नदी है। हुआ क्या, रिसेंटली एक ट्रैक, वो ट्रैक बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, चादर ट्रैक। चादर ट्रैक ये न्यूज में था क्योंकि ये जो जस्कर रिवर है ना, इस पर आइस वीक हो गई है, जिस वजह से जो ट्रैकिंग यहाँ पर होती थी उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो ये जो जस्कर रिवर है इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, ये कौन से मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो याद रखिएगा ये एक्चुअली में इंडस रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर आप इसमें किसको आंसर कर देंगे, इंडस रिवर को आंसर कर देंगे। समझ गए बात को। तो इसकी ज्योग्राफिकल डिटेल्स में मैंने आपसे कहा कि ये आपका लद्दाख से होकर पूरा इसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलता है। जस्कर वैली से एक्चुअली में ये आपका होकर गुजरती है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के अंदर नजर आएगा। तो ये बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, अब जस्कर का यहाँ पर जिक्र हो ही रहा है कि भाई ये आपकी जस्कर रिवर है, तो ये ना दो ब्रांचेस से क्रिएट होती है, दो धाराओं से क्रिएट होती है। वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक तो उसमें आपको नजर आएगा डोडा रिवर और दूसरा नजर आएगा करग्याग रिवर। करग्याग रिवर, इन दो से फिर आपकी ये जस्कर रिवर फॉर्म होती है। तो ये छोटी सी बात याद रखना है। तो
नेक्स्ट है द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की लोकेशन बताइए कौन से स्टेट के अंदर है। ये बहुत ही आसान सवाल है अगर इसको इंडिविजुअली देखा जाए, लेकिन रिसेंटली जंगल की आग की वजह से ये जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ना, ये न्यूज के अंदर था। तो जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उसकी मदद भी इसके अंदर मांगी गई इस आग को बुझाने के लिए। तो ये पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है यार। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका आता है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है। इवन ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको डिस्कवर करा गया था 1931 के अंदर। ठीक है, एक ब्रिटिश पर्वतरोही थे, उनका नाम याद नहीं है, फ्रैंक फ्रैंक करके उनका नाम है, उनके द्वारा डिस्कवर करा गया था। तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसका एक कोर जोन है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो याद रखेंगे, ये बातें हमसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक डिजीज का इन्होंने नाम दिया है मैंकेज डिजीज, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद impaired metabolism of which micronutrient। मैंकेज रोग जो हाल ही में समाचारों में था, मुख्य रूप से किस सूक्ष्म पोषक तत्व के चयापचय में गड़बड़ी से संबंधित है। एक अच्छा सवाल है ये, बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ये एक डिजीज है जिसको रिसेंटली न्यूज में आता हुआ देखा गया है, क्योंकि जो यूएस का एफडीए है, उन्होंने इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट अप्रूव किया है। ठीक है, और ये जो डिजीज है ना, ये बॉडी बॉडी के जो कॉपर मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड है। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट के इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो ये जो डिजीज है ना, इसके अंदर रेयर जेनेटिक ऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि कॉपर बॉडी के लिए जरूरी होता है क्या? बिल्कुल जरूरी होता है। आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेटाबॉलिज्म, ब्लड फॉर्मेशन, इम्यूनिटी, सबके लिए जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो आपका डिजीज है ये क्या है? तो ये कॉपर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, वो वैसे मैंने बता दिया है आपको यहाँ पर, बट कॉपर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रगति प्लेटफॉर्म? प्रगति प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य आपको इन चार विकल्प में से पूछना है। तो पहली चीज तो आपके लिए ये है कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या है जी? ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये है प्रगति की फुल फॉर्म। तो रिसेंटली इस प्लेटफॉर्म की 50वीं मीटिंग कंप्लीट हुई, इसलिए ये चर्चा में थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या है प्रगति? तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है, जहां पर केंद्र की और राज्य की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनका रिव्यू होता है, और जो भी पब्लिक ग्रीवियंस रिडर्सल होते हैं वो करा जाता है। तो अगला सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि प्रगति प्लेटफॉर्म जो कि अभी अपनी 50वीं मीटिंग को पूरा करा, बताइए कि इसको कब लॉन्च करा गया था? तो उसमें आप 25 मार्च 2015 याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पीएमओ की इन हाउस टीम ने इसको डिजाइन किया है। टेक्निकल सपोर्ट ये एनआईसी इसको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, लाइव डेटा और विजुअल एविडेंस प्रोवाइड करे जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, जो भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है वो सब चीजें दी जाती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स? नहीं। कंडक्ट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस? जी नहीं। ड्राफ्ट न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज? जी नहीं। मॉनिटर एंड रिव्यू की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड रिजॉल्व ग्रीवियंसेस? ये वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि NOEDP। नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया, चर्चा में क्यों है? तो इसको पहले तो याद रखेंगे, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनके द्वारा लॉन्च करा गया है। और इसके साथ ही जो NO है यानी कि जो नेशनल ओलंपिक एकेडमी है, उनको भी रिएक्टिव किया गया है। तो डिसीजन ये कब लिए गए? जनवरी के अंदर इसकी मीटिंग्स हुई थी अहमदाबाद के अंदर। तो उन मीटिंग्स के बाद ये फाइनली डिसीजन लिए गए। अब ये NOEDP, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी स्ट्रक्चर्ड ओलंपिक एजुकेशन फ्रेमवर्क है उसको तैयार करना, ग्रास रूट से एलिट लेवल तक डेवलपमेंट करना, ये कई सारे इसके काम होते हैं।
नेक्स्ट है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज की लोकेशन बताइए कि वो कौन सी हिल रेंज के अंदर लोकेटेड है। पहली चीज तो अगर आप में से कोई भी दिल्ली के अंदर रहता है तो सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली न्यूज में आया था कि जो दिल्ली के रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज हैं उनसे रेस्क्यू किए गए 65,000 से ज्यादा जो बंदर हैं उनको असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर शिफ्ट करा गया। तो दिल्ली के अंदर है तो कौन सी रेंज आपको यहाँ पर नजर आएगी? अरावली रेंज नजर आएगी ना भाई। बी ऑप्शन मार्क करा जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साउदर्न दिल्ली के अंदर ये रिज फॉर्मेट में नजर आता है दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर। ठीक है। अगला है कोंडा रेड्डी ट्राइब। कोंडा रेड्डी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर पाई जाती है? अब हुआ क्या, ये जो ट्राइब है ये न्यूज में थी जब आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आग लगने की जो घटना है उसके कारण कई सारे ये जो ट्राइबल लोग हैं इनके जो घर है ना वो जल गए। तो इस ट्राइब को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से राज्य के अंदर है, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और पीवीटीजी स्टेटस इनको दिया गया है। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज दिस पीवीटीजी? ये होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये ईस्ट गोदावरी वेस्ट गोदावरी वाले रीजन के अंदर आपको लोकेटेड नजर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच बैंक वोन द बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन अवार्ड एट द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स? तो अवार्ड्स कैटेगरी रिलेटेड फाइनेंशियल मार्केट से ये बड़ी न्यूज है। क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए की बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में जो कर्नाटका बैंक है इसने बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई जो अडॉप्शन है अवार्ड उसको जीता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन जो बेस्ट टेक टैलेंट कैटेगरी है उसमें ये रनर अप भी रहा है कर्नाटका बैंक। तो ऐसे अवार्ड वगैरह रिलेटेड हमसे सवाल पूछ लिए जाता है। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संगठन के द्वारा जारी करी गई है? हुआ क्या, ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब इसके अंदर कई सारी चीजें इन्होंने कही है कि भाई जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिस्क है ना उसमें आता है आपका जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंट्रेशन जो कि अभी चल रही है। इन्होंने फिर 2026 और 28 के लिए भी शॉर्ट टर्म कुछ रिस्क बताए हैं कि भाई ये जो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन है कि हम तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर इतना लगा दिया, या फिर जो स्टेट बेस्ड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी इन्होंने बताए हैं, एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स, ये कई सारी चीजें इसके अंदर लिखते हैं। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि इसको एटलीस्ट जो रिलीज करा जाता है वो किसके द्वारा करा जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज करा जाता है। ठीक है। व्हाट इज द मियावाकी मेथड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? मियावाकी पद्धति जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, भाई ये क्या चीज है? तो हुआ क्या, ये जो मियावाकी मेथड है ना एक अर्बन एफोरेस्टेशन टेक्निक है जो कि रिसेंट के कुछ सालों में काफी पॉपुलर हुई है, स्पेशली शहरों में जहां पर जो ग्रीन कवर है ना वो काफी कम हो गया है। तो इसका ओरिजिन बताया जाता है 1970s से। जापानीज एक बोटनिस्ट हुआ करते थे अकीरा, उनके द्वारा इसके ऊपर काम करा गया था। और ये मेथड काम कैसे करता है, तो जैसे पेड़ है या फिर जो श्रब्स हैं वो बहुत ही क्लोज टुगेदर प्लांट करे जाते हैं, इसलिए इसे पॉट प्लांटेशन मेथड भी कहा जाता है। तो इन्होंने पूछा कि ये रिसेंटली न्यूज में था, ये है क्या? तो ये मेथड है ऑफ डेंस एफोरेस्टेशन इन स्मॉल एरियाज यूजिंग नेटिव स्पीशीज, यानी कि स्थानीय प्रजातियों से छोटे क्षेत्रों में घना वनीकरण करने की एक विधि है। ओके। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन जनवरी 26 के वीक नंबर 3 का। इस क्लास की पीडीएफ मेरे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल आपका जो वीकली करंट अफेयर का कोर्स है उसमें अपलोड कर दी जाएगी, और इसी एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी मिलते हैं। तो आपको कहीं कुछ और एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत ही नहीं है। ये वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन आपको देखने हैं, पीडीएफ से उस क्लास का एक बार रिवीजन करना है, और जो डेली करंट अफेयर के क्विजेस है वो करना है। दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर यू। ठीक है जी। बाकी बस ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है, कोई डाउट है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हो, तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन करें। बाकी इस वीडियो में कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले काम आपको जरूर करना है।
चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।